हेलो दोस्त, आपका स्वागत है एमएस आर्ट्स क्लासेस में। मैं लालजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज संस्कृत विषय 10वीं वर्ग के पढ़ाने जा रहे हैं। तो संस्कृत के पाटलिपुत्र वैभवम का दूसरा वीडियो अपलोड करने वाले हैं। यह दूसरा वीडियो है। यदि आप पहला नहीं देखे तो उसे अवश्य देख ले ताकि आप दूसरा वीडियो को आसानी से समझ सके। तो आप पहला वाला वीडियो में आपने देखा कि पटना के बारे में, पटना एक विचित्र महानगर था। इसके बारे में अनेक कवि, अनेक लेखक वर्णन किया। उनमें से दामोदर गुप्त नामक कवि भी वर्णन किया था कि पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर, यह पृथ्वी की तिलक सरस्वती कूलगृह जैसा और इंद्र के स्थान से भी सुंदर है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध भी आए थे तो उस समय पाटलिग्राम नाम था और इसके बारे में भविष्यवाणी भी किए थे कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, लड़ाई झगड़ा अग्निदाह से लेकिन घिरा हुआ रहेगा। फिर अशोक के समय में और भी परिपूर्ण व्यवस्थाएं थी। राजशेखर के अनुसार यह जो महानगर था पढ़ाई लिखाई का केंद्र रहा, ऐसा आपने पढ़ा है। यहां से ही अनेक विद्वान परीक्षित हुए हैं। पाणिनि, पिंगलाचार्य, ब्याडी, पतंजलि आदि लोग परीक्षित हुए और सभी जगह नामगाम और यानी नामगाम किए और उनका विकास हुआ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पाटलिपुत्र का दूसरा वीडियो में प्राचीन काल से संबंधित कुछ है और उसके बाद मध्यकाल से संबंधित पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल से संबंधित, जिससे पटना के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पटना का महत्व। पटना का महत्व, पटना के इसमें जितनी भी बात होगी, जितनी भी चर्चा होगी, जितनी भी घटना घटेगी वो पटना से संबंधित और उससे पटना का क्या महत्व है इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो लिखा हुआ है कतिपयेषु संस्कृत ग्रंथेषु पुराणी आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम वा कुसुमपुरम प्राप्यते। इसका हिंदी में हम अर्थ देखेंगे पहले। कतिपयेषु कुछ में, संस्कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणी आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम वा कुसुमपुरम प्राप्यते। कतिपयेषु मतलब कुछ में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणी आदिषु पुराणी आदि में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणी आदि में, पाटलिपुत्र से नामांतरम, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का नामांतरम दूसरा नाम, पुष्पपुरम पुष्पपुर वा या कुसुमपुर कुसुमपुर प्राप्त होता है, पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणी आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इसमें आपको पटना से संबंधित बातें हैं जो प्राचीन काल की बातें। तो इसमें बताया जा रहा है कि कुछ प्राचीन पुरानी संस्कृत की किताब निकाला जाता है, पुराने ग्रंथ निकाला जाता है और उसमें पटना के बारे में देखा जाता है। तो उस समय पटना का नाम पाटलिपुत्र पटना नहीं मिलता है, बल्कि उसके जगह पर दूसरा नाम मिलता है। वह नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। पुराण में भी निकालकर देखा जाता है तो पाटलिपुत्र नाम नहीं मिलता है, बल्कि पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है। मतलब बहुत सारे ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर पटना का ही नाम है। आगे देखते हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति आस्म।
अनेन इससे ज्ञात्यते ज्ञात होता है, यत की इससे ज्ञात होता है कि नगरस्य इस नगर के समीपे समीप में पुष्पानाम फूलों का बहुलम उत्पादन बहुत उत्पादन भवती अस्म होता था। अर्थात इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। कह रहा है कि नाम मिलता था पुष्पपुर या कुसुमपुर पाटलिपुत्र का। तो इस शब्द से, इस नाम से पता चलता है कि ये जो नगर है, इस नगर के आसपास, इस नगर में, इस नगर के चारों तरफ आसपास में देखा जाता तो उस समय फूलों का बहुत उत्पादन होता था। चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ता और उस फूल वाले क्षेत्र में एक भूमि जो पाटलिपुत्र था उसका नाम फूलों के कारण क्या है, पुष्पपुर या कुसुमपुर रख दिया गया। अर्थात चारों तरफ फूल ही फूल प्रतीत होता था, तो इस फूलों के चलते इस नगर का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर रखा गया, क्योंकि इसके चारों तरफ फूल ही फूल प्रतीत होता था, दिखाई देता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनाम आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र मिति पाटलिपुत्र शब्दो अपि शब्द भी पाटल पुष्पानाम पाटल पुष्पों के पुतलिका रचनाम आश्रित पंखुड़ियां के आश्रय से, अर्थात पाटल पुष्पों की पंखुड़ियां के आधार से प्रचलित हुआ। अर्थात पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियां के आधार से प्रचलित हुआ, आश्रय से प्रचलित हुआ। कह रहा है कि फूलों का बहुत उत्पादन होता था तो पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम पड़ा, लेकिन बाद में पुष्पपुर और कुसुमपुर के जगह पाटलिपुत्र नाम आया। तो इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र जो नाम पड़ा है वो फूलों के नाम से पड़ा है, एक फूल के नाम से पाटलिपुत्र नाम पड़ा और वह फूल का नाम पाटल है। और पाटल फूल की जो पंखुड़ियां होती है बहुत खूबसूरत और सुंदर होती है, जिसके कारण इस शहर का नाम पाटलिपुत्र रखा गया। अर्थात पाटलिपुत्र नाम एक फूलों के नाम से पड़ा है और वह फूल का नाम था पाटल। अर्थात पाटल का अर्थ होता है गुलाब, गुलाब की पंखुड़ियों से पड़ा, मतलब गुलाब की जो पंखुड़ियां थी, बनावट ढांचा जो थी वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगता था, जिसके कारण उस नगर का, उस स्थान का नाम उन सुंदर फूलों के नाम से रख दिया गया, जिसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र, पाटल पुष्प से। तो यहां से सवाल आएगा कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। अगला है कि पाटलिपुत्र शब्द किस फूलों की पंखुड़ियां से पड़ा है, तो पाटल पुष्प। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवा इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलति, लिखा हुआ है। शरत काले, शरद काल में, नगरे अस्मिन् इस नगर में, कौमुदी महोत्सवा, कौमुदी महोत्सव, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सवा इति ऐसा महान समारोह, महान समारोह गुप्त वंश शासन काल है, गुप्त वंश के शासन काल में अतीव बहुत प्रचलित हुआ या प्रचलित था। अर्थात शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। कह रहा है शरद काल की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऋतुओं में से एक ऋतु शरद काल है, और इस शरद काल में हम देखते हैं तो एक इस नगर में एक महोत्सव, एक त्योहार होता था, वो उस त्योहार का नाम था कौमुदी महोत्सव। और ये एक त्योहार होता था और बहुत ही विशाल तरीके से इसका आयोजन होता था। और यह त्योहार राजाओं के समय में, और वो राजा था गुप्त वंश के राजा था, उस गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में यह प्रचलित था ज्यादा। अर्थात कहने का मतलब है राजाओं में से एक गुप्त वंश का राजा आया और गुप्त वंश के शासन काल में इस पाटलिपुत्र महानगर में एक त्योहार होता था
और यह त्योहार बहुत ही विशाल तरीके से आयोजन होता था इसका, और उस त्योहार का नाम था कौमुदी त्योहार, कौमुदी महोत्सव, जो शरद काल में हुआ करता था गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जनः आनंद मग्नः अभवुन्, तत्र वहां सर्वे सभी जनः लोग, वहां सभी लोग आनंद मग्न भवुन् होते थे, वहां सभी लोग आनंद मग्न होते थे। अर्थात जब त्योहार होता था तो वहां के लोग, आसपास के लोग बहुत खुश होते थे, खुशी ही खुशी चारों तरफ दिखाई पड़ता था, लोग आनंद मग्न रहा करते थे जब गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव होता था। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एव समारोह दृश्यते, संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा वैसा ही एव ही समारोह दृश्यते दिखाई पड़ता है। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। कर रहा है इस समय की हम बात करते हैं तो इस समय दुर्गा पूजा का जो अवसर होता है तो इस दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसा ही मतलब वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस तरह से दुर्गा पूजा का अवसर होता है, आज दुर्गा पूजा का पूजा होता है, तो ऐसा जो समारोह होता है, मेला लगता है, इस मेला जैसा ही कौमुदी महोत्सव होता था गुप्त वंश के शासन काल में, और उस समय भी बहुत खुश हुआ करता था आसपास के लोग और उस पटना के लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा कर रहा है कि कौमुदी महोत्सव होता था तो आनंद मग्न खुश रहते थे, जो कि आज ऐसा त्योहार दुर्गा पूजा है। तो दुर्गा पूजा में आप जानते हैं कि जब दुर्गा पूजा का टाइम आता है तो हम सब 1 महीना 10 दिन पहले से खुश और उत्साहित रहते हैं कि हमें यानी बहुत जगह यहाँ वहां मतलब देखने के लिए दुर्गा जी जाएंगे, मेला घूमने के लिए जाएंगे, नए कपड़ा लेंगे और अनेक तरह का सामान खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे और भी बहुत सारे सामान खरीदेंगे, और लगा हुआ रहता है कि हम बहुत ही मस्ती करेंगे। ये सारे प्लान पहले ही माइंड में और पहले ही सोचते रहते हैं। तो ऐसा दुर्गा पूजा का जब अवसर आता है तो कुछ दिन पहले तो वैसा ही त्योहार, तो इस तरह से हम खुशी पहले ही जाहिर करते रहते, तो ठीक इसी तरह से उस समय के लोग भी खुश हुआ करते थे जब कौमुदी महोत्सव होता था। तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? शरद ऋतु में। और किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। कौमुदी महोत्सव जैसा आज कौन सा त्योहार देखने के लिए मिलता है? तो दुर्गा पूजा। ये आपका प्राचीन काल। आगे देखते हैं तो चक्र वासात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमिता जीर्णताम भभूत यहाँ पे भभूत लिखा हुआ है। काल चक्र वासात मतलब परिवर्तित समय से। यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र हजार वर्ष परिमिता पहले 1000 वर्ष तक जीर्णताम जीर्णताम मतलब बिखरी हुई, और भभू मतलब था या थी, तो मतलब बिखरी हुई थी। तो परिवर्तित समय से यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी। प्राचीन काल में बहुत सारे आपने पढ़ा कि यहाँ फूलों का उत्पादन होता था, तो जिस क्षेत्र में जिस नगर में चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई पड़ता है और फूल ही फूल रहता है और खूबसूरत फूल गुलाब भी रहेगा, तो क्या है वह नगर सुंदर दिखेगा, साथ ही साथ वहाँ की वायु और वातावरण भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जिससे पटना का, अब वो अवसा दृश्य पटना में था तो उन सारे दृश्य से पटना का महत्व बढ़ता था। और कौमुदी महोत्सव में लोग खुश रहते थे और आसपास के लोग जाते थे इस मेला को देखने के लिए, तो पटना का महत्व बढ़ता। फिर क्या हुआ? परिवर्तित समय हुआ, फिर मध्यकाल आया, तो इस मध्यकाल में हजारों वर्ष तक पाटलिपुत्र बिखरी हुई थी। अर्थात अब मध्यकाल की हम बात करते हैं तो इस मध्यकाल में हम देखते हैं तो इस मध्यकाल में पाटलिपुत्र ज्यादा
विकसित नहीं था, बल्कि इस काल में पाटलिपुत्र 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक यह बिखरी हुई थी। मतलब कहने का मतलब जब मध्यकाल आया तो इस मध्यकाल में जिस तरह से प्राचीन काल में था वैसा नहीं रहा, यहाँ बिखर गई, अर्थात यहाँ के सड़कें टूट फूट गई, पेड़ पौधे जो थे वो खत्म हो गए, पानी की जो व्यवस्था करवाया था वो सब समाप्त हो गया, और यहाँ के लोगों में मतभेद जैसा वातावरण छा गया था ऐसा मध्यकाल में, और 1-2 वर्ष तक नहीं बल्कि हजारों वर्ष तक रहा यह मध्यकाल में इस तरह से बिखरी है। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस ग्रंथेषु लभ्यते। तस्य का मतलब उसका, संकेता संकेत अनेकेषु अनेकों में, साहित्य ग्रंथेषु साहित्य ग्रंथों में, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस ग्रंथों में, तो मैं एक जगह लगाएंगे, उस के संकेत में अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस में लभ्यते प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। कह रहा है उसका संकेत अर्थात बिखरी हुई थी हजारों वर्ष तक, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में हमें जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथ अनेक किताबों में मिलती है, उनमें से एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में तो फिक्स है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी। आगे मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में अस्य इसका, नगर से नगर का, इस नगर का, समुद्धारो उद्धार जाता हुआ, अर्थात मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। करा मुगल वंश के समय में इस फिर राजा महाराजाओं में से मुगल वंश का शासन आया, तो इस मुगल वंश के शासन काल में ये पाटलिपुत्र जो नगर था इस नगर का उद्धार हुआ, अर्थात धीरे धीरे विकास होने लगा। धीरे धीरे इस पाटलिपुत्र की जो व्यवस्थाएं थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा मुगल वंश के समय। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता है। आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के समय में, चा मतलब और अंग्रेजों के समय में, पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का, सुतराम और अधिक विकास जाता हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में, और आगे आएगा, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। फिर मुगल वंश खत्म हुआ, अंग्रेज आया, तो अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के टाइम में इस पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। जितना विकास मुगल वंश में नहीं हुआ उतना विकास आपका अंग्रेजों के शासन काल में। अंग्रेज यहाँ लूटने के दृष्टि से आया था, लेकिन लूटने के साथ साथ विकास का भी काम किया अंग्रेजों ने, तो इस पाटलिपुत्र का विकास अंग्रेजों के समय में बहुत हुआ। नगरम इद्धम मध्य काले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम आगतः। नगरम इद्धम, ये 2 शब्द से बना हुआ है, नगरम और जोड़ इद्धम। नगरम मतलब नगर, इद्धम मतलब यह, तो यह नगर मध्यकाले, मध्यकाल में, एव मतलब ही, पटना जोड़ इति, तो पटना जोड़ इति, पटना जोड़ इति, पटना मतलब पटना, इति मतलब ऐसा, तो पटना ऐसा, नामना नाम से, प्रसिद्धम आगता प्रसिद्ध हो गया। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह जो नगर था कारा मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर क्या है कि इसी समय जब मध्यकाल चल रहा था तो इस मध्यकाल में पाटलिपुत्र नाम नहीं रहा, बल्कि वो पाटलिपुत्र हट गया नाम, और उस पाटलिपुत्र नाम के जगह पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया, अर्थात नाम पटना कहलाने लगा। तो आपको बताया गया था कि कोई व्यक्ति नाम रखते हैं या तो स्थान की सुंदरता के चलते या किसी व्यक्ति के अच्छाई के कारण नाम रखा था, तो यहाँ भी किसी न किसी रखा होगा या कोई कारण है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति रखा था, वो व्यक्ति का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी एक राजा था जो बिहार का राजा था, और शेरशाह सूरी का मकबरा आप जानते ही है, सासाराम में है।
तो यह नगर जो पाटलिपुत्र था, तो जब मध्यकाल आया, मध्यकाल चल रहा था, तो उस समय जब शेरशाह सूरी राजा बना, तो इस मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से नाम बदलकर पटना रख दिया और पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। चा यानी सॉरी अयम चा शब्द पतन मिति शब्दात निर्गतः कह रहा है। अयम अयम मतलब यह, चा मतलब और, तो और यह शब्द शब्द पतन मिति पतन शब्दात शब्द से निर्गता निकला, अर्थात और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला, अर्थात पटना जो नाम पड़ा है वो पत्तन शब्द से पड़ा है, पत्तन शब्द से, और यह शब्द पत्तन शब्द से निकला है, अर्थात पाटलिपुत्र से नाम पटना पड़ा। यह एक शब्द के नाम से पड़ा, जिस तरह से पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र नाम पड़ा, तो पटना शब्द पत्तन शब्द से निकला। पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह आप जानते हैं कि नदी या समुद्र पर जो जहाज का केंद्र होता है वो आपका बंदरगाह होता है। तो उस यानी बंदरगाह जैसे स्थान पटना था, जिसके चलते पाटलिपुत्र से नाम पटना रख दिया गया, तो पत्तन शब्द से निकला। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्य अपि पूज्यते। करा नगरस्य, नगरस्य मतलब नगर का, पालिका पालन करने वाली, देवी देवी नगर का पालन करने वाली देवी, पटन देवी इति ऐसा, अद्य अपि आज भी पूज्यते पूजी जाती है। नगर का पालन कर, नगर की पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। तो कह रहा है कि इसी नगर में एक देवी की पूजा होती है और उस देवी का नाम है पटन देवी, और वह पटन देवी आज भी पूजी जाती है। लोग उसकी पूजा, उसकी गुणगान करते हैं और उस देवी की पूजा करने के लिए पटना जाते हैं। तो इससे फिक्स है कि पटना का महत्व बढ़ेगा, पटना का अच्छाई अर्थात पटना का महत्व बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ से सवाल हम देख सकते हैं, मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक बिखरी हुई थी, ऐसा संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। मुगल वंश में इसका उद्धार हुआ, और किसके शासन काल में और अधिक विकास हुआ? तो अंग्रेजों के शासन। और किस काल में पाटलिपुत्र से नाम पटना पड़ा? तो मध्यकाल में। यह किस शब्द से निकला है? पत्तन शब्द से। पटना में आज कौन पूजी जाती है? तो पटन देवी। दूसरा वीडियो यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में और अच्छाई और अपनी इच्छाओं को प्रकट करें, जिससे कुछ और बढ़िया हम वीडियो बना सकें।